मायके में मिला डिप्रेशन वर्सेस ससुराल में मिला कॉन्फिडेंस। रागिनी, तो गलती तो तेरी ही है ना। तू ऐसे काम कर ही क्यों रही है जो हम लड़कियों को शोभा ही नहीं देते। हम रोने से क्या होगा। क्या मतलब कि हमें शोभा नहीं देते। सोशल मीडिया पर सारी लड़कियां हैं, वो सब किसी अलग दुनिया से आई हैं क्या। और बस एक चेहरा छिपा कर ही तो फोटो मैंने अपलोड किया था, उसमें कौन सी कयामत आ गई। वो ना, हम तो कुछ कर ही नहीं पाती, हमें किसी चीज की आजादी नहीं है। कैसी आजादी, क्या चाहिए तुझे। सर पर छत है, प्लेट में खाना है तो बस शुक्र है। सर पर छत है लेकिन घर महसूस नहीं होता, प्लेट में खाना भी है लेकिन उस पर हक महसूस नहीं होता। क्यों। ये घर, ये सब मुझे अब किसी जेल से कम नहीं लगते। हर वक्त पाँव में बेड़ियां पड़ी रहती है, हाथों में जैसे जंजीर है और गले में फांसी का फंदा की बस आवाज निकाली और खींच देंगे। इसी को जीना कहते हैं क्या। हाँ, लड़कियों के लिए यही जिंदगी है बस, या और कुछ भी बोलूं। सोशल मीडिया पर मुजरा करना तुझे आजादी लग रही है। वो तो शुक्र है कि तेरा बाप यहाँ नहीं है, नहीं तो आज तेरी अर्थी इस घर से उठती। समझ आया क्या सोचकर तूने अपने फोटो को इंटरनेट पर डाला। बोल, इसीलिए दिलवाया था मैंने तुझे फोन। बोल। तुम लड़कियों ने साबित कर दिया, लड़कियों को जरा भी उड़ान देनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारा मुंह ही काला करवाएंगी। मामी जी, मैं तो कहता हूँ कि इसकी जिससे भी दोस्ती है ना, सारी खत्म करवा दो। और हाँ, इसका फोन भी ले लो और इसका घर के दरवाजे, खिड़की, गैलरी, हर जगह जाना भी खत्म करवा दो। मैंने तो मेरी बहनों को ऐसे ही काबू में किया हुआ है, कम से कम उनकी कोई ऐसी हरकत तो सामने नहीं आती है। ठीक बोल रहा है बेटा, अब मैं यही करूंगी। बहुत सता लिया इन लोगों ने मुझको। चल अपना फोन दे और आइंदा मैं तुझे किसी से बात करते हुए, घर से बाहर जाते हुए या कहीं भी घर में किसी खिड़की दरवाजे पर लटका हुआ देख ना लूं। उर्मिला ऐसे बोलकर अपनी बेटी से उसका फोन लेकर चली गई। रागिनी की आंखों में बस आंसू ही रह गए थे। उर्मिला की बेटी रागिनी थी। उर्मिला एक छोटी सोच की औरत थी और रागिनी का पूरा घर पुराने विचार रखता था। जहां देश में तरक्की हो रही थी, वहीं उर्मिला के घरवाले अभी भी पिछड़ी हुई सोच ही लेकर थे। जहां लड़की को जूते की नोक पर रखा जाता था और बेटों को सिर का ताज बनाकर रखा जाता था। ऐसे ही हाल कुछ रागिनी का भी था, जिसने रागिनी अब बचपन से यही सब झेलते झेलते डिप्रेशन में आती जा रही थी। मोना, क्या लड़की होना इतना ही गलत है। बोल बोल ना मोना, बता तू मुझे कि क्या लड़की होना इतना ही बुरा है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी जान दे रही हूँ, कम से कम मेरे माँ बाप खुश तो हो जाएंगे। नहीं रागिनी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो छोटी सी भी कोई चीज करने पर हमें इतना क्यों सुनना पड़ता है। बोल। अब मैं तुझे कैसे बताऊं। तू बस ये समझ ले कि जो हर काम लड़के कर सकते हैं ना, वो हम लड़कियां नहीं कर सकती। बस सीधी सी बात है। बचपन से तूने यही सब सुना है और देखा भी है, जब भी तेरे अंदर अकल नहीं आई है। अब तक तो तुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी ना। मोना ऐसे ही रागिनी को समझाने लगी। मोना रागिनी की ताई जी की लड़की थी, जो भी उसी घर में ही रहती थी। मोना अपने घर के माहौल को समझते हुए सारे काम करती थी, लेकिन रागिनी को आजादी की मांग थी। लेकिन आज की घटना से रागिनी ने अपने ख्वाहिशों का गला घोट दिया। वो जान गई थी कि उसके घर वाले उसको उसका छोटा सा शौक भी पूरा नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से उसे अपना अपलोड किया हुआ फोटो डिलीट कर दिया और फिर कभी रागिनी को अब मायके में फोन रखने की इजाजत नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। रागिनी बिल्कुल शांत हो गई थी। वो कुछ भी नहीं मांगती थी, ना ही उसकी अब कोई ख्वाहिश बाकी थी। ऐसे ही आज के दिन सभी हॉल में बैठे हुए थे। हाँ तो बाबा जी और चाचा जी, क्या सोचा है आपने? आज हल्दी में बुआ जी के घर क्या देना है? क्या देंगे? तेरी बुआ अभी पहली शादी कर रही है, पहली बार वहां कुछ हो रहा है। अगर हमारी इकलौती बहन है तो दे देंगे 1-2 लाख रुपए। हाँ, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ। वैसे आज हल्दी है, तुम घर की औरतें जरा जल्दी जाना, हल्दी में थोड़ा सा हाथ भी बटा देना उसका। माँ, हमने तो कपड़े भी नहीं बनाए हैं, हम क्या पहनेंगे आज। हाँ, कुछ भी नहीं, हम क्या पहन कर जाएंगे बुआ जी के घर। मेरे ख्याल से आज हल्दी के लिए तो चलिए सभी पीला पहन कर चलेंगे। आजकल सभी जगह ऐसा ही होता है। सभी जगह ऐसा ही होता है? कौन सी तूने सभी जगह देख ली है जो तू ये बोल रही है कि सभी जगह ऐसा ही होता है। बोल। मैं तो बस बता रही हूँ माँ, और अच्छा ही लगेगा ना अगर सभी हल्दी में पीला पहनेंगे। लो कर लो बात, अब ये हमें बताएंगी कि सभी क्या पहनेंगे। यहाँ हम तो किसी के लिए हैं ही नहीं, इनकी राय से सब कुछ होगा। क्यों महारानी? नहीं ताई जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बड़ों की बात में लड़कियां अपना भाषण देती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, समझी? लड़कियां जितनी चुप रहे ना उतनी अच्छी लगती हैं, समझ आया? और दूसरी बात ये, तू नहीं बताएगी कि तुझे क्या पहनना है या फिर हम क्या पहनेंगे। जो हम तुझे पहनने को लाकर देंगे तो बस वो पहनेगी, समझ आया?
और इससे अलग मैं कुछ ना सुन लूं। बेचारी रागिनी को जरा सी फंक्शन के लिए राय देने पर भी डांट दिया गया, लेकिन अब ये सब बातें उसके दिमाग पर जाकर लगने लगी थी। अब उससे सभी बातें बस कान पर से उड़ाई नहीं जाती थी। ऐसे ही आज भी हुआ। ऐसी बातें सुनकर रागिनी के सिर में दर्द होने लगा। दर्द हो रहा है। चाचा जी देखो रागिनी को, यहाँ हम सब लोग बात कर रहे हैं और तो खुद हमें ऐसे सिर पकड़कर दिखा रही है जैसे कि हम कितनी गलत और कितनी बुरी बात कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मेरे सच्ची में बहुत ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा है। हाँ, तूने तो मुझे ऐसे ही सताया हुआ है, अब दर्द हो रहा है। ज्यादा नाटक मत कर, तुझसे तो दो बोल बोल दो तो तेरा दिमाग दुखने लगता है। ये अच्छी बात है अपने माँ बाप को दिखाने वाली। अरे अपने पड़ोस वाली मेघा को देख, जब माँ बाप उसको कुछ समझाते हैं ना तो झुक कर खामोशी से सुनती है, उससे कुछ सीख। तू तो हमें ही ऐसे मुंह बनाकर दिखाती है जैसे कि हमने ना जाने क्या ही गुनाह कर दिया हो। सभी की बातों को सुनकर रागिनी बेचारी हैरान रह गई। उसके दर्द को भी कोई उसके मायके में दर्द नहीं समझता था। हर चीज को नाटक और ढोंग का नाम दिया जाता था, जिससे फिर रागिनी को अपने घर में और भी ज्यादा पराया महसूस होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन पूरे परिवार का एक पार्क में पिकनिक मनाने का इरादा हो रहा था। कामिनी भाभी, ये चटाई भी रख लूं क्या? बैठने के काम आ जाएगी। हाँ रख लो उर्मिला, और हाँ वो तरबूज भी काट लेना। बाहर जाकर तरबूज खाने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है। अरे माँ, आप लोग ऐसे तैयार क्यों हो? कहीं जा रहे हो क्या? भैया आज ना हम यहीं पार्क में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। माँ ने खाना भी बनाया है। यहीं पार्क? कौन से पार्क में? यहीं पास वाले पार्क में। है माँ, आप इनको यहीं के पार्क में लेकर जा रही हो? हाँ बेटा, क्यों, क्या बात हो गई? नहीं, आप इनको कहीं नहीं लेकर जाओगी। पता भी है वहाँ पार्क में कितने लड़के रहते हैं। आप लोग वहाँ नहीं जाओगी। अगर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे आप लोगों का कुछ खाने का मन है तो छत पर चली जाओ, वहाँ खा लेना। और हाँ, छत की दीवारों पर तुम्हें मैं लटका हुआ ना देख लूं। बस एक तरफ को बैठी रहना, समझ आया? ठीक है भैया। उर्मिला और कामिनी दोनों ने जतिन की बात को मान लिया और जैसे कि वो उनके घर का बड़ा हो। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर शहर के मॉल में घूमने जा रहा हूँ। सुना है कि यहीं दूसरे शहर में बड़ा ही अच्छा देखने और दिखाने लायक मॉल बना है। मैं और मेरे दोस्त सभी जा रहे हैं, तो रात को मुझे आने में देरी हो जाएगी। ठीक है मेरी आंखों के तारे, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर। और हाँ, वहाँ से वीडियो बनाकर लाना, हम तो यहीं घर बैठे ही देख लेंगे। नहीं भैया, वीडियो भी मत बनाना। क्या पता औरत बस एक वीडियो देखकर ही बिगड़ जाए, इसीलिए रहने दो। क्या बोली तू? माँ, इसका मुंह बहुत चलने लगा है, अभी बताता हूँ इसको। अरे रे नहीं बेटा नहीं, ऐसे गुस्सा क्यों करता? तू जा, इसको मैं समझाती हूँ। जतिन अपनी माँ की बात को सुनकर चला गया। वहीं उर्मिला उसके जाते ही रागिनी के पास गई और क्यों नहीं, अपने भाइयों के आगे मुंह चलाने में तुझे शर्म नहीं आती है? कितनी बार मना किया है कि अपने इस बेशर्म मुंह को बंद रखा कर, लेकिन क्या गधे का ही दिमाग लाई है जो छोटी सी बात समझ नहीं आती तुझको? ठीक ही तो बोला मैंने माँ। जरा से में हम वो वीडियो देखकर बिगड़ गए और लोगों को पता चला कि हमने नए मॉल की वीडियो देखी है, इसमें हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी? उर्मिला, तुम्हारी लड़की हाथ से निकली जा रही है, इसका मुंह चलता है तो बंद नहीं होता और इसकी बातें भी अच्छी नहीं। मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दो, फिर इसका ना कोई हमसे मतलब रहेगा ना कोई वास्ता। वहां जाकर ये जो भी करे उनके हवाले। सही बोल रही हो भाभी, आज ही इसके बाप से बात करूंगी मैं कि इसके लिए कोई लड़का देखे और इसको यहाँ मेरी छाती पर से भेजे, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अपनी माँ और ताई की बातें रागिनी के दिल पर लग रही थी। अब रागिनी अंदर से टूट चुकी थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो बेचारी अकेले में खुद से ही अपने दुखों को बांटने लगी। क्या सच में लड़की होना इतना ही गलत है? ना हम अपनी पसंद से कपड़े पहन सकते हैं, ना ही कहीं जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई अपना शौक पूरा कर सकते हैं। क्यों भगवान? अब तो मुझे खुद से सवाल होने लगा है कि मैं लड़की क्यों हूँ, या अगर मैं लड़की ही हूँ तो अभी तक जिंदा क्यों हूँ? मुझे तो बचपन में ही मार देना चाहिए था ना। हो गई तेरी एक्टिंग? अगर हो गई है तो अब ऊपर आ जा, हम सभी आज का खाना खाने को ऊपर जा रहे हैं। नहीं, नहीं जाना है मुझे ऊपर, तुम लोग जाओ। अरे तेरे बिना मार के बात समझ नहीं आती है? तुझे हम नीचे अकेले कैसे छोड़ दे? तू लड़की है और कितने कांड तो तू कर चुकी है। तेरा तो दिखाई देता है कि तू कोई सुलझी हुई लड़की नहीं है जिसको भरोसा करके घर में छोड़ दिया जाए। तू तो बिगड़ैल है, बिगड़ैल। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया है मैंने ताई जी जो आप मुझे मुंह भर भर के बिगड़ैल बुला रही हो? बोलो। अरे ओ, ये अकड़ना अपनी जेब में रख, मुझे मत दिखा, नहीं तो एक दूंगी कान के नीचे तो सीख जाएगी घर में कैसे रहा जाता है।
और तू पूछ रही थी ना कि तेरे अंदर क्या बिगड़ैल है, मैं तुझे बताती हूँ क्या बिगड़ैलपन है तेरे अंदर। इंस्टाग्राम पर फोटो किसने छोड़ा था और अपने बाप के आगे जबान किसकी खुली थी? बोल, अरे बोल ना, अब तेरा मुंह नहीं चलेगा। वो क्या है ना, अब गलती दिखाई दे गई होगी। हे भगवान, इस घर में क्या क्या गलत बना दिया जाता है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। अरे घर में कलेश करवाने में तुझे मजा आने लगा है क्या? क्या दिक्कत बन गई है तेरी, किसी बात पर रुकती ही नहीं है। परिवार की बात को मानना गलत है क्या? तूने मेरी जिंदगी को खराब करके रख दिया। देख, आज ही बात करूंगी तेरे बाप से तेरी शादी के लिए। अब मैं तुझे और नहीं झेल सकती हूँ। उर्मिला की बात को सुनकर रागिनी टूट गई। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन वो बस चुप हो गई। यह रागिनी का डिप्रेशन था जो उसे चीजें एक्सेप्ट करने से रोकता था। रागिनी के चक्कर में कोई भी छत पर नहीं गया और सभी नीचे ही रह गए। रागिनी बस रो रही थी। उर्मिला ने उसी दिन मुकेश से रागिनी की शादी की बात की थी और आज के दिन उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे। वो भी उन्हीं की तरह एकदम अमीर लोग थे। बेटा मेरी बच्ची, जा तू हॉल का हाल कुछ ठीक कर दे, वहीं पर तो बैठेंगे सभी लोग। और हाँ, जब लड़के वाले आ जाएं तो उनके सामने मत आना और ना ही रागिनी को लाना। जब हम रागिनी को बुलाएंगे तभी उस बेशरम को लेकर आना, वरना उसका कुछ पता नहीं है, कभी मुंह उठाकर यूं ही आ जाए। जी माँ, मैं जानती हूँ, मैं हॉल को संगवाकर फिर रागिनी को तैयार करवा दूंगी। मोना समझदार और घर के हालातों को समझकर चलने वाली लड़की थी। उसने जैसे बोला था वैसे ही किया। उसने पहले घर को समेटा और फिर वो रागिनी के पास चली गई। लड़के वाले भी आ गए थे। रागिनी, ओ रागिनी, ऐसे क्यों लेटी हुई है? चल उठ जा, तुझे देखने वाले घर आ चुके हैं। मुझे नहीं जाना उन लोगों के सामने। क्या फायदा मैं एक लड़की होकर दूसरे घर जाऊं और उनको भी सताऊं? तू पागल है। चल तैयार हो, और जब किसी बात में हमारी नहीं चलती तो आज क्यों चलेगी? उठ जा और तैयार हो जा, ये तेरे माँ बाप के ऑर्डर हैं। रागिनी मोना की बात को सुनकर उठ गई और तैयार भी हो गई। कुछ देर के बाद उसे नीचे लेकर जाया गया, जहां पर हमने अपनी बेटी को ऐसे छिपा कर रखा और बचा कर रखा है कि चांद की नजर भी शायद इस पर पड़ी नहीं होगी। जी वो तो आपके घर की ऊंची ऊंची दीवार है और उन पर लगा हुआ पहरा ही बता रहा है। ये है क्या आपकी लड़की? हाँ यही है रागिनी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, यहाँ बैठ जा। आजा बेटा, मेरे पास बैठ। रागिनी अपनी होने वाली सास ममता के पास आकर बैठ गई। कितनी प्यारी बच्ची है। ठीक है, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। चल बेटा, अब तू अपना मायका छोड़ने के लिए तैयार हो जा। रोना नहीं विदाई पर, तुझे तो मैं बड़े ही प्यार से रखूंगी। हाँ जी, शादी के बाद तो ये समझो आपकी ही अमानत है। इसकी डोली उठकर यहाँ से जाएगी तो अर्थी भी अब आपके ही घर से उठेगी। हम तो फिर बस पीछे छूटे हुए लोग बन जाएंगे। तो अगर आपको ये रिश्ता मंजूरी है तो हम जल्द से जल्द इसकी शादी करवाना चाहते। 1 हफ्ते बाद की बारात देख लें। हाँ ठीक है, मैं तो खुश हूँ, मेरे घर बहू आ जाएगी तो बस और क्या ही चाहिए। ममता की बात को सुनकर उर्मिला खुश हो गई। बस फिर क्या था, उर्मिला और ममता ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और अब रागिनी की शादी तय हो चुकी थी। ऐसे 1 हफ्ता भी गुजर गया और अब रागिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ गई थी। आज रागिनी की पहली रसोई की रस्म होनी थी, जिसके लिए वो अपनी माँ के बताए हुए तरीके से ही तैयार हुई। माँ ने बोला था कि बिल्कुल मुझे ऐसे साड़ी बांधनी है जो पहले की औरतें बांधती थी और घूंघट करके नीचे जाना है। ठीक है, मैं तैयार हो गई। रागिनी ने पेट तक घूंघट किया, कड़क सी साड़ी पहनी और वो नीचे चली आई, जहां आखिरी सीढ़ी पर से उसका पांव मुड़ गया। रागिनी बस गिरने ही वाली थी कि तभी वहां खड़े हुए उसे उसके पति वरुण ने संभाल लिया। अरे रागिनी, संभल कर, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे माफ कीजिए। बहू, तूने ये पेट तक का घूंघट क्यों किया हुआ है? क्या बात है? बेटा ये तो अपना ही घर है ना, तो इसमें घूंघट की क्या जरूरत है? माँ जी, मेरी माँ ने बोला था कि अपने ससुराल घूंघट करके रहना, इसीलिए मैंने ये घूंघट किया। नहीं भाभी, आपके ससुराल वाले छोटी सोच के नहीं है, आज की सोच के लोग हैं। अगर आपको घूंघट करने में कंफर्ट है तो करो, अदरवाइज किसी के लिए कर रही हो तो कतई मत करो। क्यों माँ जी? हाँ बिल्कुल। चल अपने चेहरे पर से घूंघट हटा, इतना प्यारा चेहरा है, उसको छिपाना क्यों है? ममता ने रागिनी का घूंघट हटाया और फिर भूमि उससे बोली, भाभी आपको तो पसीना आ रहा है। सच्ची आपकी साड़ी देखो, ऐसे मौसम में ऐसी कड़क साड़ी कौन पहनता है जिसमें आपको सांस भी ठीक से ना आए। बहू, तुझे देख कर लग रहा है कि जैसे तू किसी के दबाव में है। ऐसे मत कर, हम सभी तेरा परिवार है, हम तुझ पर रोक टोक नहीं लगाएंगे। तेरा जैसे दिल करे तू वैसे रहना। हाँ बहू, बिल्कुल। बस कभी कुछ ऐसा काम न करना जिससे हमारे घर के रीति रिवाजों पर बात आए। चल, अब तुझे जो भी अच्छा लगे वो बना और हम सभी को खिला। हाँ बहू, जो भी तेरा दिल करे। जो मेरा दिल करे? आप लोग वो खा लेंगे? हाँ क्यों नहीं।
रागिनी को अपने ससुराल में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी जिंदगी में पहली बार था जो उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर कोई काम हो रहा था।